राजा की आत्मा ईवीएम में है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया। भारत में चुनाव नजदीक आ गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर एक बार फिर बहस गर्मा गई है। लेकिन यूरोप के कई देश सालों पहले ईवीएम को आजमा कर नकार चुके हैं। जर्मनी में बाप बेटे की इस जोड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम के खिलाफ मुहिम चलाई। इनका कहना था कि ईवीएम का सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और इससे सिक्योर्ड वोट की गारंटी नहीं मिलती। साल 2009 में जर्मनी की सबसे बड़ी अदालत ने इनकी बात को सही माना और वोटिंग मशीन को बैन कर दिया। जर्मनी को टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मशीनरी का चैंपियन देश माना जाता है। फिर ऐसी क्या बात हुई कि इस देश को एक मशीन पर ही भरोसा नहीं हुआ? और क्या वजह है कि भारत में ईवीएम के बगैर चुनाव मुश्किल है? आइए समझते हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। पर आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, और अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हों तो इसे शेयर जरूर करें। कई देशों की तरह जर्मनी ने भी 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की टेस्टिंग शुरू की। साल 1999 में इसका पहला प्रयोग यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव में किया गया। फिर 2004 के यूरोपीय चुनाव में दोबारा इसका इस्तेमाल हुआ। पर साल 2005 में पहली बार बड़े पैमाने पर जर्मनी ने ईवीएम का प्रयोग किया, जब कोई 20 लाख लोगों ने मशीनों से वोट डाले। लेकिन जर्मनों को इस मशीन पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। कई जगहों पर इसका विरोध चल रहा था। इसी सिलसिले में फिजिसिस्ट उल्रिश वीजनर और उनके पिता पॉलिटिकल साइंटिस्ट योआखिम वीजनर ने ईवीएम को अदालत में चैलेंज कर दिया। हाल ही में जब मैंने उल्रिश से पूछा कि उन्होंने यह कानूनी कदम क्यों उठाया था, तो उल्रिश ने कहा कि उन्हें शिकायत थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है और बटन दबाने के बाद पता नहीं किया जा सकता कि मशीन के अंदर इनके वोट के साथ हुआ क्या। Why did you decide to challenge the usage of electronic voting machine in Germany? For me, it was obvious that the way voting was implemented in these machines was completely intransparent. You could probably trust the vendor of the machines and the people running the machines, but trust should not be an element in an election. मार्च 2009 में जर्मनी की सबसे बड़ी अदालत बुंडेसवर्फासungsgericht यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान वीजनर्स की दलील को सही पाया और वोटिंग मशीनों को असंवैधानिक करार दिया। इनके प्रयोग पर फौरन रोक लगा दी गई। इसके बाद उस साल का आम चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर से हुआ। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि अदालत ने मशीनों में तकनीकी गड़बड़ी का जिक्र नहीं किया और इसी वजह से 2005 का चुनाव रद्द नहीं किया गया। पर कोर्ट ने उन्हें गैर संवैधानिक जरूर कहा। यह जजमेंट जर्मन इलेक्शन प्रोसीजर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और ईवीएम पर किसी भी विवाद में इसी फैसले का हवाला दिया जाता है। उल्रिश वीजनर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि मशीनों से छेड़छाड़ भी हो सकती है। इसी बीच कुछ हैकरों और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े एक ग्रुप ने नीदरलैंड्स में बनी नेडअप वोटिंग मशीन को 5 मिनट के अंदर हैक करके दिखा दिया। यह हैकिंग लाइव टीवी शो में किया गया। इसके बाद द नीदरलैंड्स ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल बंद कर दिया। जर्मनी में भी इसी कंपनी की मशीनों का इस्तेमाल हुआ था, पर यह कहना मुश्किल है कि हैकिंग की इस घटना का जर्मन फैसले पर कोई असर पड़ा या नहीं, क्योंकि अदालत ने टेक्निकल गड़बड़ियों की बात नहीं की थी। फिर भी इसका प्रभाव दूसरे यूरोपीय देशों पर जरूर पड़ा।
आयरलैंड ने 5 करोड़ यूरो लगाकर वोटिंग मशीन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो बाद में बंद कर दिया गया। उस वक्त के आयरिश प्रधानमंत्री ब्रायन कोवेन ने कहा कि खरीदी गई 7000 मशीनों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। जर्मन अदालत का फैसला आए 15 साल बीत चुके हैं। उल्रिश वीजनर अब वोटिंग मशीन के बारे में क्या सोचते हैं? So there has been a lot of technical progress, but I don't think there is progress on this matter. It is very difficult to implement an election electronically that is both transparent and secret. अब यहाँ यह समझना जरूरी है कि किसी भी वोटिंग प्रोसेस के 2 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, सीक्रेसी यानी गोपनीयता और ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। सुनने में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट लगते हों, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में दोनों जरूरी हैं। गोपनीय वोटिंग करप्शन को कंट्रोल करने और किसी भी तरह के दबाव या इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जरूरी है। भारत में ये मतदाताओं का अधिकार है, कोई उन पर यह बताने का जोर नहीं दे सकता कि उन्होंने किसे वोट दिया। सीक्रेट वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए वोट देने वाले कैबिन को भी घेर कर रखा जाता है और एक वोटर के अलावा वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। लेकिन वोटरों को इस बात का भरोसा भी होना चाहिए कि उनके वोट के साथ कोई धांधली ना हुई हो और उनका वोट सही तरह से गिना गया हो, उसके साथ टैंपरिंग ना हुई हो और ना ही उसे किसी दूसरे के खाते में डाल दिया गया हो। वोटिंग प्रोसेस इतना आसान और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि सभी नागरिकों की समझ में आ सके। पेपर बैलेट में यह पर्पस बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वोटरों को दिखता है कि उन्होंने किसे वोट दिया और अब उनके वोट वाला डिब्बा जिम्मेदार लोगों के सामने काउंटिंग के वक्त खोला जाएगा। अगर इसमें छेड़छाड़ हुई तो उस वक्त वो नजर आ जाएगा। उन्हें इस बात का भी यकीन होता है कि उनका वोट किसी और के लिए नहीं गिना जाएगा। वोटिंग मशीन ये मौका नहीं देती। एक बार वोट डालने के बाद मशीन के अंदर क्या हो सकता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और यही फैक्टर वोटरों में भरोसा कम करता है। डेटा एनालिसिस की बड़ी कंपनी स्टैटिस्टा की एक स्टडी बताती है कि भारत में लगभग 1/4 लोगों को 2019 के चुनावों में वोटिंग मशीन की ऑथेंटिसिटी पर यकीन नहीं था। लेकिन भारत में ऐसी क्या मजबूरी है कि वोटिंग मशीनों के बगैर चुनाव मुश्किल हो गया है? पिछले बार के आम चुनाव में 50 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं ने कोई 16 लाख मशीनों से वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल किया। भारत में 1982 में पहली बार केरल के एक उपचुनाव में वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। बाद में मशीनों में सुधार किया गया और 1980 के दशक में ही कांग्रेस शासनकाल में वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का रास्ता साफ कर दिया गया। अगले कुछ साल प्रयोग में बीते और 2004 लोकसभा चुनाव में सिर्फ ईवीएम का ही प्रयोग हुआ। भारत में पेपर बैलेट से वोटिंग को लेकर एक बड़ी चिंता बूथ कैप्चरिंग की भी थी। शुरुआती चुनावों में कई जगहों पर ऐसे मामले सामने आए थे। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में 1 मिनट में सिर्फ 4 वोट डाले जा सकते हैं, यानी ईवीएम में तेजी से बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा आर्गुमेंट दिया जाता है वो इनवैलिड वोट्स का है। बैलेट पेपर को सही तरीके से फोल्ड करके डिब्बे में डालना होता है। वोटर कई बार बैलेट पेपर पर नाम लिख देते थे या साइन कर देते थे। चूंकि भारत में सीक्रेट वोटिंग जरूरी है, लिहाजा ऐसे वोट इनवैलिड करार दिए जाते। वोटिंग मशीन में इससे बचा जा सकता है। ख्याल रहे कि भारत में लिटरेसी रेट आज भी वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। भारत अपने ही देश में बनी वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करता है। 2 सरकारी कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन मशीनों को बनाती हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि इन मशीनों में किसी तरह की टैंपरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन पीसेज हैं और इनका इंटरनेट, ब्लूटूथ या वाईफाई से कोई कनेक्शन नहीं होता। वोटिंग पूरी होने के बाद पोलिंग ऑफिसर क्लोज बटन दबा देता है। इसके बाद ईवीएम में वोट डालना संभव नहीं है। मतदान के बाद मशीन के दोनों हिस्सों को अलग करके सील कर दिया जाता है। दोनों हिस्सों को जोड़े बगैर वोटिंग पॉसिबल नहीं है। ईवीएम से चुनावों की तैयारी आसान होती है और इन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है।
मैंने उल्रिच से पूछा कि जब इंडियन इलेक्शन कमीशन दावा करता है कि मशीनों से छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल में हर्ज क्या है? I think the issue is that it should not matter what the election commission thinks about the machines. It needs to be transparent to everybody that what happens during the election is what should happen, right? So you as a voter should be able to verify that your vote is counted as submitted. भारत में ईवीएम एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। आमतौर पर ऑपोजिशन में रहने वाली पार्टियां इसका विरोध करती हैं। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तो इसके नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो ईवीएम के खिलाफ किताब ही लिख डाली। आज कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है, लेकिन उसी के शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल भारत में सबसे बड़ी दिक्कत चुनाव आयोग की निष्पक्षता की रही है। ये संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इस पर रूलिंग पार्टी के दबाव में और उसके पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। फिर चुनाव चाहे बैलेट से हो या ईवीएम से, प्रोसीजर पर सवाल उठते हैं। पर वोटिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में नागरिकों का सबसे बड़ा अधिकार है। किसी सरकार को बनाने या हटाने का फैसला इसी से होता है और इसका प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। और एजेंसीज को यह बात निश्चित करनी चाहिए कि वोटिंग प्रोसेस में सभी वोटरों का भरोसा बना रहे। और आप हमारे वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और यह भी बताइए कि हम और कौन से सब्जेक्ट्स को शामिल करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।